सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग आज करने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है 23/11/2025 का दोस्तों। ये ऑफिस असिस्टेंट यानी OSLDC 20% एग्ज़ाम है दोस्तों। ये दोस्तों 23/11/2025 को नॉर्दर्न रेलवे में दोस्तों ये पेपर ये कंडक्ट हुआ था दोस्तों। इसमें हम लोग 2 घंटे का समय रहेगा, 110 क्वेश्चन करेंगे, 100 इस्टेब्लिशमेंट से होगा और 10 दोस्तों राजभाषा से होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको 100 क्वेश्चन ही फर्स्ट अटेम्प्ट करना है। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको केवल शुरू के 100 प्रश्न जो आप अटेम्प्ट किए हैं वही सही माना जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों, द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड होल्ड्स एन एक्स ऑफिशियो पोजीशन एज विच गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी CEO किस अधिकारी के समकक्ष पद धारण करते हैं। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, चीफ मिनिस्टर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के बराबर। दूसरा है दोस्तों, कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कैबिनेट सचिव। तीसरा है दोस्तों, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के प्रधान सचिव। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के प्रधान सचिव। तो हमारा प्रश्न था दोस्तों कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी यानी CEO किस सरकारी अधिकारी समकक्ष पद धारण करते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर है दोस्तों हमारा डी, एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के प्रधान सचिव के बराबर जो हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये एक्स ऑफिशियो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट इनका रैंक होता है दोस्तों। तो दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, व्हेन a railway employee is declared medically unfit for their current post यानी what is the division of responsibility between the medical department and the personal department। यानी प्रश्न हिंदी में है दोस्तों कि जब किसी रेलवे कर्मचारी को वर्तमान पद के लिए चिकित्सीय रूप से अयोग्य यानी मेडिकली अनफिट घोषित किया जाता है तो चिकित्सा विभाग और कार्मिक विभाग के बीच की जिम्मेदारी का विभाजन क्या होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा ए, मेडिकल डिपार्टमेंट सर्टिफाइज द अनफिटनेस वाइल पर्सनल डिपार्टमेंट फाइंड्स एन अल्टरनेटिव पोस्ट। यानी इसका मतलब होगा दोस्तों, चिकित्सा विभाग अयोग्यता को प्रमाणित करता है और कार्मिक विभाग वैकल्पिक पद खोजता है उसको इम्प्लॉय मतलब इसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। अगर अगर उसके पास जो मेडिकली अनफिट है दोस्तों या जो मेडिकली डिक्लेयर्ड अनफिट हो गया है उसको मेडिकली डिकैटेगराइज कर दिया गया है तो इससे संबंधित नियम ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए पहले तो वैकल्पिक पद खोजेगा, अगर उसे पद नहीं मिला तो वो दोस्तों एक सुपर न्यूमररी पोस्ट क्रिएट करके उसे उस पर जॉब देगा दोस्तों, उसको एडजस्ट करेगा। और जैसे ही जिस पोस्ट पर वो कर्मचारी था उसी पोस्ट पर पहले इस्टेब्लिश होगा। जैसे लेवल 5 में है तो लेवल 5 में ही इस्टेब्लिश किया उसको रेनस्टेट किया जाएगा।
और सुपरनुमरारी पोस्ट पर अगर कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो, और जैसे ही पोस्ट अवेलेबल होती है तो वो सुपरनुमरारी पोस्ट से वो परमानेंट पोस्ट पर चला जाएगा और सुपरनुमरारी पोस्ट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो प्रश्न 2 का आंसर था दोस्तों ए, यानी किसी रेलवे कर्मचारी को उसके वर्तमान पद से किसी चिकित्सीय रूप से अयोग्य अनफिट किया जाता है तो चिकित्सा विभाग और कार्मिक विभाग की जिम्मेदारी का विभाजन क्या होता था। तो इसे हम लोगों ने समझा कि जो चिकित्सा विभाग है अयोग्यता को प्रमाणित करता है और कार्मिक विभाग वैकल्पिक पद खोजता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट सीजीए टू वार्ड ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय इन ग्रुप सी कैटेगरी विद इन द नॉर्मल लिमिट टाइम। यानी प्रश्न संख्या 3 है हमारा दोस्तों कि सामान्य समय सीमा के भीतर दोस्तों ग्रुप सी श्रेणी में मृत कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न के आंसर होंगे दोस्तों हमारे 3 का आंसर ए होगा। जो डिवीजन में होंगे दोस्तों वो डीआरएम काम करते हैं इसको, या सीडब्ल्यूएम कर सकते हैं, उनकी एसओपी के अकॉर्डिंग उनकी अथॉरिटी है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 है कि व्हाट इज डेमी ऑफिशियल लेटर, यानी जो अर्ध शासकीय पत्र होता है दोस्तों वो क्या है। तो अर्ध शासकीय जो पत्र होता है दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा बी, अ लेटर रिटन बाय एन ऑफिसर टू नॉमिनेट ऑफिसर बाय नेम टू ड्रा पर्सनल अटेंशन। यानी एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा गया पत्र ताकि उनके व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित किया जा सके, वो डेमी ऑफिशियल होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मास्टर सर्कुलर इशूड बाय रेलवे बोर्ड। यानी रेलवे बोर्ड द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर होगा दोस्तों ए, यानी टू कंसोलिडेट ऑल प्रीवियस इंस्ट्रक्शन ऑन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट इनटू वन डॉक्यूमेंट। यानी किसी विषय विशिष्ट विषय पर पिछले सभी निर्देशों को एक दस्तावेज में समेकित करना को हम लोग मास्टर सर्कुलर का जो मोटो होता है, जो पर्पस होता है, उसे समझते हैं दोस्तों। यानी प्रश्न संख्या 5 का आंसर होगा ए। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में आ चुका है। व्हाट डज द एक्रोनेम CEN डज स्टैंड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट। यानी रेलवे भर्ती के संबंध में दोस्तों CEN का अर्थ क्या होता है। तो हमारा प्रश्न संख्या 6 का जो आंसर होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन होगा, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, यानी केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना दोस्तों। प्रश्न संख्या हम लोग 7 को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारा 7 है दोस्तों कि सभी आरआरबी भर्ती रेलवे बोर्ड के लिए समग्र प्रशासनिक नियंत्रण और नीति निर्माण प्रयोग कौन करता है। मतलब है कि हु एक्सरसाइज ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर ऑल आरआरबीज। यानी आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रश्न संख्या 7 का आंसर होगा डी, यानी जो RRC बी होता है दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड होता है, वो सभी नीति निर्माण यानी पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आरआरबी को करता एक्साइज करता है। तो ये कौन करता है दोस्तों, तो RRCB,
यानी प्रश्न संख्या 7 का आंसर होगा दोस्तों, वो हमारा डी होगा। प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारा 8 है दोस्तों। बिफोर प्लेसिंग एन इंडेंट फॉर अ स्पेसिफिक पोस्ट, चेकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स इज मैंडेटरी टू डिटरमिन द कैटेगरी वाइज ब्रेकअप SC ST OBC UR, यानी किसी विशिष्ट पद के लिए इंडेंट देने से पहले कैटेगरी वाइज यानी श्रेणीवार ब्रेकअप SC ST OBC UR का जो निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रजिस्टर का जांच अनिवार्य होता है। तो प्रश्न संख्या जो 8 होगा दोस्तों, वो होगा पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन रोस्टर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, या आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो, या आप उसको प्रमोशन दे रहे हैं तो इसमें दो रोस्टर होता है दोस्तों। जो रोस्टर होता है दो, जो 14 पोस्टों तक होता है दोस्तों छोटे कैडर के लिए, वो एल शेप रोस्टर होता है दोस्तों, वो रोटेशनल रोस्टर होता है। लेकिन उससे जो बड़ा होता है दोस्तों, वो 200 पॉइंट्स यानी पोस्ट बेस्ड रोस्टर होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 का प्रश्न संख्या 8 का आंसर हमारा था दोस्तों सी। अब प्रश्न संख्या हम लोग 9 देखते हैं दोस्तों, यानी द रिजर्वेशन प्रोवाइडेड टू एक्स सर्विसेज मैन यानी ESM इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट इज जनरली क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ रिजर्वेशन, यानी केंद्र सरकार के ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर ESM को प्रदान किया गया आरक्षण सामान्यतः किस प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसे समझने के लिए एक तरीका होता है दोस्तों कि जो ESM जो होगा एक सर्विसमैन, वो किसी खास वर्ग से नहीं होगा। एक हो गया जो स्पोर्ट्समैन होगा, वो किसी खास वर्ग से नहीं होगा, वो सभी वर्गों में पाया जाता है। जो दोस्तों हमारा फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन होगा, वो किसी विशेष जाति से नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल वो SC का ही होगा, वो OBC का ही होगा, वो सभी जातियों का होगा। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग जो प्रश्न संख्या आंसर यानी 9 का होगा वो ए होगा। जो हॉरिजेंटल चलता है दोस्तों और वर्टिकल चलता है, तो जो हॉरिजेंटल चलता है दोस्तों ये तीनों चलता है, यानी आपका एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट्स, और जो चलता है आपका जो दोस्तों चलता है UR OBC SC ST, ये सब वर्टिकल रिजर्वेशन चलता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 का आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या हमारा 10 है दोस्तों कि एन एम्प्लॉय इनिशियली अपॉइंटेड इन लेवल 2 फोर्थ कमीशन, यानी कह रहा है दोस्तों कि वो चौथे पे कमीशन पर 1900 ग्रेड में, यानी इज ड्यू फॉर देयर फर्स्ट MSCP। द नेक्स्ट हायर प्रमोशनल पोस्ट इन द कैडर पे लेवल 4 ग्रेड पे 24,000, व्हाट पे लेवल विल दे बी ग्रांटेड अंडर MSCP। ये प्रश्न को घुमा करके आपको कंफ्यूज किया गया है। एक कर्मचारी जिसे शुरू में पे लेवल 2 चौथा CPC ग्रेड पे 1900 में नियुक्त किया गया था, पहला MSCP दे है। कैडर में अगला उच्च पदोन्नति पे लेवल चौथा यानी 2400 है। MSCP के तहत उन्हें कौन सा लेवल प्रदान किया जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का आंसर होगा दोस्तों बी। देखिए, अगर कोई कैडर में अगर आपका प्रमोशनल पोस्ट है, जैसे लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया और लेवल 5 हो गया, जो होता है दोस्तों क्लरिकल स्टाफ होते हैं उनका, कि पहले ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट होता है, उसके बाद दोस्तों जूनियर क्लर्क का होता है, उसके बाद दोस्तों सीनियर क्लर्क का होता है।
आप मैकेनिकल में जैसे नॉर्मल बड़ा कैडर होता है दोस्तों फीटर का, तो जो लेवल 1 होता है दोस्तों वो वर्कशॉप असिस्टेंट होता है। लेवल 2 होता है दोस्तों वो टेक्नीशियन 3 का पोस्ट होता है दोस्तों। और जो लेवल 4 होता है दोस्तों वो टेक्नीशियन 2 का पोस्ट होता है। लेकिन इसमें भी लेवल 3 नहीं है, इसमें भी लेवल 3 और 4 नहीं है। तो जो प्रमोशन होता है दोस्तों वो कैडर के हिसाब से होता है कि लेवल 1 से प्रमोशन होगा तो लेवल 2 में होगा, लेवल 2 से प्रमोशन होगा तो लेवल 4 में होगा। लेकिन जब एमएससीपी लगता है दोस्तों तो वो अगला लेवल जाता है। आपको फिनेंशियली अपग्रेड किया गया है, आपकी इंटाइटलमेंट चेंज नहीं की गई है, आपका केवल फिनेंशियल आपको अपग्रेड किया गया इसलिए ताकि आपको प्रमोशन नहीं दिया गया है। तो वो लेवल जंप नहीं करता है। अगर लेवल है या नहीं है उस कैडर में तो वो अगले लेवल में ही जाएगा, आपका अगले लेवल का ही बेसिक फिक्स किया जाएगा। तो एमएससीपी का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर किसी कैडर में जैसे कह रहा है कि लेवल 2 है और लेवल 4 अगला उसका कैडर है, फिर भी दोस्तों उसे लेवल 3 दिया जाएगा। यानी प्रश्न संख्या 10 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, यानी पे लेवल 3 which is immediate next higher level in the pay matrix, यानी पे लेवल 3 जो पे लेवल मैट्रिक्स में तत्काल अगला उच्च स्तर है वो उसे दिया जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 11 नंबर, यानी 11 नंबर कह रहा है दोस्तों एन एम्प्लॉय रिसीव्ड अ रेगुलर प्रमोशन आफ्टर 8 years of service, when would they become eligible for their second financial upgradation under एमएससीपी स्कीम। यानी एक कर्मचारी को 8 वर्ष की सेवा के बाद नियमित पदोन्नति मिली, एमएससीपी योजना के तहत वे अब दूसरा वित्तीय उन्नयन के लिए कब पात्र होंगे। प्रश्न संख्या 11 का आंसर होगा दोस्तों सी, यानी देखिए जो एमएससीपी होता है दोस्तों वो हर 10 साल पर दिया जाता है। कब? या तो आपको प्रमोशन नहीं मिला हो तब, या जिस डेट को प्रमोशन मिला या जिस डेट को ज्वाइन किया उस डेट से अगर आपको 10 साल के भीतर अगर आपको प्रमोशन नहीं दिया गया तो उस डेट के हिसाब से आपको प्रमोट किया जाएगा। यानी आफ्टर further 10 years from the date of promotion, that mean at 18 years of the service, यानी पदोन्नति की तारीख से अगले 10 वर्ष बाद अर्थात सेवा के 18 वर्ष पूरे होने पर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12 नंबर दोस्तों, व्हाट इज द एनुअल कोटा फॉर रिक्रूटमेंट ऑन स्काउट्स एंड गाइड कोटा फॉर ग्रुप डी पोस्ट। इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ए, नॉट मोर देन 2 पोस्ट पर ईयर, यानी डिवीजन लेवल पर। और क्योंकि डिवीजन लेवल पे कह रहा है, अगर यही कहता दोस्तों हेड क्वार्टर लेवल पर तो वो बदल जाता। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं रुकिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें जैसे क्या है कि स्काउट और गाइड की बात की गई है। जो 3 इस तरह के कोटे होते हैं दोस्तों, एक स्पोर्ट्स कोटा है हम होता है हमारा, एक स्काउट एंड गाइड कोटा होता है और एक कल्चरल कोटा होता है। अगर लेवल 1 की बात यानी ग्रुप डी की बात की जाएगी तो वो क्या होता है दोस्तों, डिवीजन लेवल पर ईयर 2 पोस्ट होगा। डिवीजन लेवल पर दोस्तों पर ईयर 2 पोस्ट होगा स्काउट एंड गाइड की। लेकिन अगर ये दोस्तों 1900 लेवल की बात कहेगा तो डिवीजन लेवल पर 1900 पोस्ट की बात करेगा, यानी लेवल 2 की बात करेगा तो डिवीजन लेवल पर 1 पोस्ट आपका किया जाएगा या प्रोडक्शन यूनिट में। लेकिन अगर ये 1800 की भी बात की जाएगी तो 2, लेवल 1 की बात की जाएगी, लेवल
वन की बात की तो 2, और लेवल 2 की बात की जाएगी तो 1 होगा। और कल्चरल एक कोटा होता है दोस्तों, ये डिवीजन लेवल पर नहीं होता है, ये दोस्तों हेड क्वार्टर लेवल पे होता है। अक्सर यही फंसता है आदमी। तो जो हमारा कल्चरल कोटा होता है दोस्तों, वो होता है लेवल 2 लेवल का। तो वो हमेशा हेड क्वार्टर लेवल या प्रोडक्शन यूनिट पर होती है। तो वो ईयरली 2 पोस्टें भरी जाती है। इसका आप लोग कहिएगा तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या हमारा 12 था, यानी ग्रुप डी पदों के लिए स्काउट और गाइड कोटा भर्ती पर वार्षिक कोटा क्या है। तो दो को यानी 2 डिवीजन पर होगा एक साल में, 2 से अधिक करने का अथॉरिटी नहीं है दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारा अब 13 है दोस्तों, यानी व्हाट इज द मैक्सिमम मैटरनिटी लीव दैट मे बी ग्रांटेड टू अ फीमेल रेलवे सर्वेंट इन केस ऑफ मिसकैरेज और अबॉर्शन इंक्लूडिंग इंड्यूस्ड वन ड्यूरिंग हर इंटायर सर्विस, यानी किसी महिला रेल कर्मचारी को उसकी संपूर्ण सेवा के दौरान गर्भपात, गर्भस्राव, प्रेरित गर्भपात सहित के मामले में कितने दिनों का मातृत्व अवकाश प्राप्त यानी प्रदान किया जाता है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या हमारा जो 13 है, इसका आंसर होगा दोस्तों बी, यानी कुल 45 दिन होता है दोस्तों। और ये दोस्तों जो 13 प्रश्न है, उसका 45 दिन जो आंसर होगा वो पूरे सर्विस की बात है, एक इक्वेशन की बात नहीं है, इंटायर सर्विस की ये बात है दोस्तों। प्रश्न संख्या जो 14 है हमारा, कि व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग ऑफिसर टू रिकॉर्ड हिज असेसमेंट इन द एपीआर ऑफ अ रेलवे एम्प्लॉय, यानी एक रिपोर्टिंग अधिकारी को रेलवे कर्मचारी का एपीआर में मूल्यांकन दर्ज कराने के लिए न्यूनतम कितने समय की निगरानी आवश्यक है। दोस्तों इसका आंसर होगा 3 महीने। अब इसमें एक एपीआर है दोस्तों, एपीआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एनुअल एनुअल प्रोग्रेशन अप्रेजल रिपोर्ट, एनुअल प्रोग्रेशन अप्रेजल रिपोर्ट होता है दोस्तों। ये दोस्तों हमारा हर साल भरा जाता है दोस्तों, और ये इसके अलग अलग नियम हैं। तो इसका भी एक आप लोग कहेंगे तो अलग से ही वीडियो बना दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं, क्योंकि इसको पूरा भी करना है दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 में है हमारा, विद इन हाउ मेनी डेज शुड an employee submit a representation against the entries grading in the APR after his communication, यानी APR में प्रविष्टियों ग्रेडिंग के संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के बाद एक कर्मचारी को कितने दिनों के भीतर उसके विरुद्ध अभ्यवेदन यानी रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर होगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 का आंसर होगा दोस्तों सी, 15 दिनों के भीतर आपको रिप्रेजेंट कर देना है। प्रश्न संख्या 16 चलते हैं दोस्तों, इफ एन रेलवे सर्वेंट इज ट्रांसफर्ड टू अ न्यू रेलवे डिवीजन एट देयर ऑन रिक्वेस्ट other than mutual transfer, what is the effect on their seniority in new division। तो दोस्तों ऑन रिक्वेस्ट में क्या होता है कि जो जूनियर एम्प्लॉय होता है वो सीनियर एम्प्लॉय का पोजीशन ले लेता है, और जो सीनियर एम्प्लॉय है अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग न्यू यूनिट में जाता है। लेकिन जब ऑन रिक्वेस्ट होता है दोस्तों, तो वो जो उस जो उस रिक्रूटमेंट लेवल के
कर्मचारी होते हैं, जहाँ से कर्मचारी ज्वाइन किया है, उसके जितने भी उस नए डिवीजन में कार्यरत कर्मचारी होंगे, उसके सबसे बॉटम सीनियरिटी में उसको दी जाएगी। यानी प्रश्न संख्या 16 का आंसर होगा ए। यानी द एम्प्लॉय इज असाइन द बॉटम सीनियरिटी इन द रिलेवेंट ग्रेड ऑन द डेट दे ज्वाइन। यानी कर्मचारी को शामिल होने की तारीख पर संबंधित ग्रेड में सबसे नीचे की वरिष्ठता दी जाती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 है हमारा कि नॉन गजेटेड स्टाफ ऑफ सेम ग्रेड एंड कम्युनिटी ट्रांसफर्ड ऑन म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन टू डिविजन्स और रेलवे द सीनियरिटी ऑफ द टू एम्प्लॉयज इन द न्यू यूनिट विल बी। यानी अभी हमने इसको बात किया था दोस्तों। यानी दो मंडल या रेलवे के बीच आपसी विनियम यानी म्यूचुअल एक्सचेंज पर स्थानांतरित अराजपत्रित कर्मचारियों समान ग्रेड और समुदाय के लिए नई नई इकाई में दोनों कर्मचारियों की वरिष्ठता क्या होगी दोस्तों। तो प्रश्न संख्या हमारा 17 है, उसका आंसर होगा दोस्तों हमारा बी। 17 का बी। यानी डिटर्मिन्ड बाय द डेट of promotion to the grade or the seniority of the employee exchange whichever is lower and weight fixed at the bottom seniority of the grade नहीं protected fully and they retain their original seniority नहीं retained as per their date of birth नहीं the seniority of the employees exchange with which is lower। हाँ तो ये होगा जूनियर कर्मचारी। इसमें क्या होता है दोस्तों, बिटवीन टू डिवीजन सीनियरिटी ऑफ द एम्प्लॉय इन द न्यू यूनिट विल बी। इसमें दो सेम ग्रेड एंड कम्युनिटी कह रहा है ना दोस्तों, तो जूनियर जो एम्प्लॉय होता है उसको सीनियर की एम्प्लॉय सीनियर की जो सीनियरिटी है उसको रिटेन मिल जाता है, और जो सीनियर होगा वो अपने डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से वो हाँ सीनियरिटी ऑफ द एम्प्लॉय एक्सचेंज विथ विच एवर इज लोअर वो ग्रांट कर दिया जाता है, उसको उधर ही सेट कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं दोस्तों। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सरकमस्टांस अ रेलवे एम्प्लॉय लीन ऑन देयर परमानेंट पोस्ट बी टर्मिनेटेड। यानी निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में किसी रेलवे कर्मचारी के पद पर उसके लीन को समाप्त किया जाता है। यानी व्हेन द ऑप्शन है दोस्तों, प्रश्न संख्या 18 होगा दोस्तों कि व्हेन द एम्प्लॉय इज कंफर्म्ड इन परमानेंट पोस्ट आउटसाइड द कैडर ऑन विच दे होल्ड द लीन। यानी जब कर्मचारी को उसके कैडर के बाहर अस्थायी पद पुष्टि कंफर्म किया जाता है तो वह लीन धारण करता है। बिल्कुल दोस्तों, ये 18 को ए होगा दोस्तों प्रश्न संख्या, यानी लीन की बात की गई। लीन क्या होता है? लीन वो होता है दोस्तों जिस पर एक कर्मचारी को उसके पद को धारण करने की अधिकार को हम लोग लीन कहते हैं दोस्तों। लीन का एक और कंडीशन है होता है दोस्तों कि लीन को अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन के साथ कहीं आप ज्वाइन करने जाते हैं तो लीन को 2 साल तक बरकरार रखा जाता है, और मैक्सिमम कंडीशन में दोस्तों 1 साल तक एक्सटेंड होता है। तो 2 + 1 मैक टोटल ही दोस्तों 3 साल तक होता है दोस्तों। तो हम लोग अब प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी प्रश्न संख्या 18 का होगा ए आंसर। जब कैडर के बाहर उस जो परमानेंट पोस्ट को वो उसको ऑब्जर्व कर लिया जाएगा या कंफर्म कर लिया जाएगा तो उसकी लीन को समाप्त कर दी जाती है। प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यानी पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड ऑन एड होक टेम्पोररी basis in grade preceding regular selection promotion is generally counted for seniority purpose। यानी नियमित चयन पदोन्नति से पहले किसी ग्रेड में एडहॉक या अस्थायी आधार पर की गई सेवा की अवधि को वरिष्ठता के उद्देश्य से सामान्यतः कैसे गिना जाता है?
प्रश्न संख्या 19 का आंसर होगा दोस्तों बी। इट इज नॉट काउंटेड फॉर सीनियरिटी एंड सीनियरिटी इज फिक्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ रेगुलर ऑब्जर्वेशन और प्रमोशन, यानी इससे वरिष्ठता के लिए नहीं गिना जाएगा, क्योंकि वरिष्ठता नियमित अवशोषण या पदोन्नति की तारीख से तय की जाती है, यानी जो एडहॉक और टेम्पोररी सर्विस को वो सर्विस की जो सीनियरिटी है अवधि वो काउंट नहीं की जाती है। प्रश्न संख्या हमारा 20 है दोस्तों। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ प्रिविलेज पास एंड पीटीओ ऑर्डर, यानी सुविधा पास और सुविधा टिकट आदेश के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? तो प्रश्न संख्या आंसर का बी हो जाएगा दोस्तों हमारा। अ पास फॉलो फ्री ट्रैवल वेयर पीटीओज इंटाइटल होल्डर अपॉन पेमेंट ऑफ कंसेशनल फी, यानी उसमें 1/3 आपको फी देना होता है, और पास और पीटीओ की वैलिडिटी दोनों सेम होती है दोस्तों, इंटाइटल भी सेम होती है, किसी किसी कंडीशन में चेंज होता है। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देखते हैं। जो प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द टोटल मैक्सिमम पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ड्यूरिंग विच इंटायर जर्नी ऑफ अ प्रिविलेज पास फ्रॉम आउटवर्ड एंड रिटर्न मस्ट बी कंप्लीटेड, यानी जारी होने की तारीख से वह अधिकतम कुल अवधि क्या है जिसके दौरान सुविधा पास पर पूरी यात्रा बाहर जाने और वापसी की पूरी की जानी चाहिए दोस्तों। यानी प्रश्न संख्या का आंसर है दोस्तों सी, 4 महीने। प्रश्न संख्या 21 का आंसर है दोस्तों सी, 4 महीने। यानी 4 महीने के भीतर आप उसको यूज करते हैं तो वो आपका ठीक है, नहीं तो वो इनवैलिड यानी एक्सपायर्ड हो जाएगी पास की वैलिडिटी। वैसे इस प्रश्न में जो आंसर किया है दोस्तों, तो उसमें 5 महीने दिया है जो पहले हुआ करता था, तो इसको आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। हाउ मेनी प्रिविलेज पास सेट आर जनरली admissible to a Group C railway employee with more than 5 years of service in a calendar year, यानी एक कैलेंडर वर्ष में 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले ग्रुप सी रेलवे कर्मचारी को सामान्यतः सुविधा पास कितने सेट स्वीकार्य होते हैं? तो दोस्तों जो सेट पास होता है दोस्तों वो 3 सेट होता है। अगर आप 1 से 5 साल के बीच में हैं और आप नॉन गजेटेड कर्मचारी है तो आपको इंटाइटलमेंट के अकॉर्डिंग आपको 1 सेट पास दिया जाता है। लेकिन आप 5 वर्ष से ज़्यादा जैसे ही सर्विस पूरी करते हैं तो आपको 3 सेट मिलता है, और पीटीओ हमेशा दोस्तों 4 सेट मिलता है। आप 1 साल कीजिए या 10 साल नौकरी कीजिए। प्रश्न संख्या हम लोग अगला 23 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न हमारा है दोस्तों, हमने प्रश्न दोस्तों 22 किया, अब हम लोग 23 कर रहे हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारा 23 है कि इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई हु वाज रिसीविंग अ पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास यानी पीआरसीपी, व्हाट हैपन्स टू द पास फैसिलिटी, यानी सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति के बाद मानर्थ पास पीआरसीपी प्राप्त कर रहे थे कि मृत्यु होने की स्थिति में सुविधा का क्या होता है? तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर होगा 2, यानी बी। द सर्वाइविंग स्पाउस कंटिन्यूज टू रिसीव और विडोवर पास अंटिल देयर डेथ और रीमैरिज, यानी जीवित पत्नी स्पाउस को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह तक विधवा पास मिलते रहता है दोस्तों। तो उसमें कितना मिलता है दोस्तों, संख्या क्या होती है? तो जो रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं और उन्होंने 20 साल की अगर सर्विस पूरी की है तो उनको 2 सेट पास मिलता है। तो जितना जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उनको मिल रहा था उसका हाफ हो जाता है, यानी उनको अगर विधवा पास होगा तो वो 1 सेट मिलेगा दोस्तों। प्रश्न संख्या अब हम लोग
24 को देखते हैं दोस्तों। यानी प्रश्न संख्या 24 है हमारा, प्रश्न संख्या 24 है दोस्तों कि अंडर, यानी प्रश्न संख्या है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फिनेंशियल अपग्रेडेशन एडमिसेबल टू रेलवे एम्प्लॉय अंडर द एमएससीपी, जो है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम ड्यूरिंग देयर इंटायर पीरियड। यानी एक रेलवे कर्मचारी को अपने संपूर्ण सेवा की अवधि के दौरान संशोधित संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजना के तहत अधिकतम कितने वित्तीय उन्नयन स्वीकार्य है। तो दोस्तों ये टोटल 3 होता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 24 का आंसर होगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 25 हमारा प्रश्न संख्या है दोस्तों। फॉर अ प्रमोशन गवर्न बाय सिलेक्शन in the railway, what is the minimum qualifying mark and your employee must secure in the professional ability section written test। यानी रेलवे चयन सिलेक्शन में द्वारा शासित पदोन्नति के लिए एक अनरिजर्व्ड यानी यूआर कर्मचारी को व्यावसायिक क्षमता में लिखित में कितना परसेंटेज प्राप्त करना होता है। तो इसमें 2 कंडीशन होता है दोस्तों, एक होता है सेफ्टी कैटेगरीज, एक होता है नॉन सेफ्टी कैटेगरीज। तो इसमें सेफ्टी कैटेगरी में दोस्तों 60% लाना होता है, और दोस्तों जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी होता है उसमें 50% हो जाता है। तो इसमें सिलेक्शन की बात कही गई है, तो इसको प्रश्न संख्या 25 का आंसर हो जाएगा डी। हम लोग प्रश्न संख्या 26 की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्योंकि 25 में विवाद है। द जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू विच ग्रुप ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज। यानी सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा सामान्यतः रेलवे कर्मचारियों के किस समय तक सीमित है। यानी प्रश्न संख्या 26 का आंसर होगा दोस्तों हमारा बी। ऑल रेगुलर रेलवे एम्प्लॉयज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टार्ट डिपार्टमेंट प्रोवाइडेड दे मीट द एजुकेशनल एंड सर्विस क्राइटेरिया। सभी नियमित रेलवे कर्मचारी जो किसी भी विभाग या श्रेणी के हो, बशर्ते कि वो शैक्षिक सेवा दंडों का मान पूरा करते हैं। प्रश्न संख्या 26 का आंसर होगा दोस्तों बी। और प्रश्न संख्या हम लोग 27 पे चलते हैं। व्हाट इज द जनरल मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन रेलवे फॉर डेजिग्नेटेड ट्रस्ट। यानी रेलवे में अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सामान्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्दिष्ट ट्रेडों के लिए क्या होनी चाहिए। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर होगा दोस्तों बी। आईटीआई सर्टिफिकेट अलोंग विथ 10th पास और 50% मार्क्स ये होनी चाहिए। प्रश्न संख्या हमारा जो 28 है दोस्तों, वो क्या कहता है, वो ये कहता है दोस्तों कि a railway employee working as a substitute acquires temporary status after rendering how many days of continuous service। तो टीएस प्राप्त करने के लिए दोस्तों 120 डेज आपको काम करना होता है। यानी एक रेलवे कर्मचारी जो स्थापनापन्न है, सब्स्टिट्यूट है के रूप में काम कर रहा है, वह लगातार 120 दिनों की अगर सेवा देगा तो वो अस्थायी स्थिति को प्राप्त कर लेगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 28 का आंसर होगा दोस्तों हमारा बी। अब हम लोग चलते हैं 29 पर। तो प्रश्न संख्या हमारा 29 है दोस्तों। प्रश्न संख्या जो हमारा 29 है दोस्तों, यानी व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव एवरेज पे दैट एन एम्प्लॉय कैन नॉर्मली अक्मुलेट एक्रू इन देयर लीव अकाउंट। यानी एक कर्मचारी अपने छुट्टी खातों में सामान्य रूप से औसत वेतन एलएपी की अधिकतम कितनी मात्राएं जमा कर सकता है दोस्तों। तो एलएपी 300 डेज, और जो एलएचएपी होता है दोस्तों, एलएचएपी करेगा वो अनलिमिटेड, और एलएपी दोस्तों वो 300 जमा करेगा। यानी प्रश्न संख्या 29 का आंसर कितना होगा दोस्तों सी। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर कि अल्टरेशन ऑफ
recorded date of birth in service record group C and group D employees which authority holds full power। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो हम लोग इसके आंसर को देखते हैं, यानी 30 का आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, पीसीपीओ। जो पीसीपीओ होते हैं दोस्तों, वो हमारे जो अल्टरेट रिकॉर्डेड डेट ऑफ बर्थ का जो अल्टरेशन होता है सर्विस रिकॉर्ड में ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, वो उसके संबंध में फुल पावर रखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारा 31 है दोस्तों, यानी द नेशनल पेंशन सिस्टम वाज mandatorily implemented for all new entrants to central government service including railways on after, यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को केंद्र सरकार की सेवा रेलवे सहित सभी नए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से या उसके बाद कब लागू कर दिया गया। तो दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 31 का आंसर होगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो क्या होगा दोस्तों, बी होगा। 1 जनवरी 2004 उसी दिन ये काला नियम लाया गया था कर्मचारियों के, ताकि उनकी पेंशनेबल जो सर्विसेज थी उनको ये किया जा सके। ऐसे ये कंडक्ट रूल है कि आप सरकार की नीतियों का एज ए एम्प्लॉय आप विरोध नहीं कर सकते हैं, स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। प्रश्न संख्या 32 का है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर रेलवे एम्प्लॉय टू बी एलिजिबल टू अप्लाई वीआरएस, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर द स्टैंडर्ड वीआरएस स्कीम। यानी एक रेलवे कर्मचारी को मानक वीआरएस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक न्यूनतम आर सेवा कितनी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों बी, 20 वर्ष की सेवा आपकी क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए। अगर आपको दोस्तों, जैसे कि आप पास पीटीओ के लिए जो पीआरसीपी होता है, उसके लिए भी आपको 20 साल की सर्विस पूरी होनी चाहिए तो मिलती है। आपको पेंशन के लिए भी 20 साल की सर्विस होनी चाहिए तो मिलती है। आपको रिटायरमेंट जो ग्रेजुइटी होती है वो उसकी 5 साल की कंडीशन है दोस्तों। पेंशन पाने के लिए आपको 10 साल की नौकरी करनी होती है। जो दोस्तों इनवैलिड पेंशन होता है उसके लिए अब सर्विस कंडीशन हटा दी गई है 2024 में। यानी इनवैलिड पेंशन यानी होता है दोस्तों, तो वो आपको किसी भी सर्विस की ज़रूरत नहीं होती है। और जो भी होगा आपको आगे के प्रश्नों में इसका से संबंधित सारे जवाब दिए जाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हम लोग प्रश्न को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं। यानी आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 7th पे कमीशन रिकमेंडेशन द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ रेलवे एम्प्लॉय डिटर्मिन्ड बाय, यानी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद रेलवे कर्मचारियों की वेतन संरचना किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। दोस्तों हमारा पे मैट्रिक्स एंड लेबल। 7th पे कमीशन के बाद जो ग्रेडिंग पे सिस्टम था दोस्तों, उसको हटा करके यहाँ पर पे लेवल को लाया गया है। यानी प्रश्न संख्या 33 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। प्रश्न संख्या हम लोग 34 को देखते हैं, यानी व्हेन एन एम्प्लॉय इज प्रमोटेड टू अ हायर पे लेवल हाउ इज देयर पे जनरली फिक्स्ड ऑन द डेट ऑफ प्रमोशन। यानी जब किसी कर्मचारी को उच्च वेतन स्तर पर पदोन्नत किया जाता है तो पदोन्नत की तारीख पर उनका वेतन सामान्यतः कैसे निर्धारित किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 34 का आंसर होगा दोस्तों सी, बाय ग्रांटिंग वन नोशनल इंक्रीमेंट in the lower pay and then fixing the pay at the next higher cell in the new pay level। यानी निचले वेतन स्तर में एक काल्पनिक वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट देकर और फिर नए वेतन स्तर में अगले उच्च सेल में निर्धारित करके ये सारा किया जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 34 का आंसर हो जाएगा हमारा सी।
अब हम लोग 35 को पढ़ते हैं दोस्तों, यानी ए रेलवे एम्प्लॉई हु इज प्रमोटेड कैन ऑप्ट टू हैव देयर पे फिक्स्ड either from the date of promotion and either DNI यानी date of next increment to the in the lower post. This option must be exercised within how many days यानी कितने दिनों के भीतर, तो वो 1 महीने के भीतर इसको एक्सरसाइज किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 35 का आंसर होगा दोस्तों सी, यानी कह रहा है, प्रश्न है दोस्तों, वो कह रहा है कि एक रेलवे कर्मचारी जिसे पदोन्नत किया गया है वो 2 तरीके से अपने पदोन्नति को विकल्प चुन सकता है, या तो निचले पद में अपनी वेतन वृद्धि के साथ डीएनआई कर सकता है या पदोन्नति की तारीख से। तो उसमें 2 फॉर्म होते हैं, एक होता है रूल 10 जो होता है दोस्तों आरएसआरपी का जो रूल 10 है वो है डीएनआई यानी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, और जो दूसरा होता है दोस्तों रूल 13 वो होता है प्रोफार्मा फिक्सेशन, यानी जिस डेट को प्रमोशन हुआ उसके हिसाब से ये चलता है दोस्तों। तो यानी अब ये पूछ रहा है कि आपको एक्सरसाइज कितने दिन के बाद करना होगा, यानी एमएससीपी हुआ तो या प्रमोशन हुआ तो आपको 1 महीने के भीतर आपको इसको चूज करना होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारा 36 है, तो हम लोग 36 को देखते हैं दोस्तों। 36 हमारा है, यानी इन केस अ रेलवे एम्प्लॉइज डाइज वाइल इन सर्विस व्हाट इज द मिनिमम। प्रश्न संख्या हमारा है दोस्तों 36, यानी इन अ केस रेलवे सर्वेंट डाइज while in service what is the minimum qualifying service required for their family to be granted family pension, यानी कोई रेलवे कर्मचारी अगर सेवा के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस क्या होनी चाहिए पेंशन प्राप्त करने के लिए। तो हमारा प्रश्न है दोस्तों 36, तो 36 का आंसर होगा दोस्तों डेथ केस के लिए के कोई मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस की आवश्यकता नहीं होती है पेंशन प्राप्त करने के लिए। डेथ और इनवैलिड केस के लिए फैमिली पेंशन पाने के लिए कोई जरूरी नहीं है मिनिमम सर्विस। अगला प्रश्न है दोस्तों 37, which of the following is categorized as major penalty under the रेलवे सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील रूल, यानी रेल सेवा अनुशासन और अपील नियम 1968 के तहत निम्नलिखित में से किसे प्रमुख दंड यानी मेजर पेनल्टी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो प्रश्न संख्या हमारा 38 यानी 37 का आंसर होगा दोस्तों डी। अब इसमें क्या है मेजर पेनल्टी, अब इसको तीनों पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि इसमें से 3 माइनर पेनल्टी होगा और एक मेजर पेनल्टी होगा। तो माइनर पेनल्टी हम लोग पढ़ते हैं डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1968 के रूल नंबर 9 में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों माइनर पेनल्टी। रूल 6 में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों पेनल्टी, और जो रूल 11 में होता है दोस्तों वो होता है माइनर पेनल्टी, और रूल 9 में मेजर पेनल्टी। जो इससे संबंधित है एसएफ जो 11 होता है दोस्तों हमारा वो होता है माइनर पेनल्टी, और जो एसएफ जो हमारा 5 होता है दोस्तों वो होता है हमारा मेजर पेनल्टी। तो हम लोग मेजर पेनल्टी जो होता है दोस्तों 4 टाइप का होता है, और जो माइनर पेनल्टी होता है दोस्तों वो 5 टाइप का होता है। माइनर पेनल्टी को दोस्तों हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सा माइनर पेनल्टी है कौन सा मेजर पेनल्टी है, यानी विथ होल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। अगर यही 3 साल से अधिक का होता तो ये मेजर पेनल्टी हो जाता। सेंसर मेजर माइनर पेनल्टी है। अब रिकवरी फ्रॉम पे ऑफ द होल पार्ट ऑफ एनी पिक्यूनरी लॉस कॉज टू द रेलवे बाय नेग्लिजेंस, यानी लापरवाही के कारण रेलवे की
किसी भी आर्थिक हानि की संपूर्ण या आंशिक राशि वेतन वसूल करना, ये दोस्तों माइनर पेनाल्टी है। तो हमारा प्रश्न क्या बचा? डी। तो हमारा डी हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 37 का आंसर डी, यानी रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विथ डायरेक्शन एज वेदर और नॉट द एम्प्लॉय विल अर्न इंक्रीमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच रिडक्शन, यानी वेतनमान में निचले चरण पर एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अवनति करना, निर्देश के साथ कि कर्मचारी की अवधि के दौरान वेतन वृद्धि अर्जित नहीं करेगा। लेकिन इसे स्पेसिफाई करना चाहिए था कि कितने साल का। वैसे स्पेसिफाई किया है कि एक स्पेसिफाइड पीरियड की बात कही है। प्रश्न संख्या हम लोग 38 को देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू a single gift that group A and group B a railway employee may accept from null relative without obtaining prior from the government, यानी रेलवे ग्रुप ए और ग्रुप बी रेलवे कर्मचारी सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना गैर रिश्तेदार से स्वीकार कर सकने वाले उपहार का निर्धारित मूल्य क्या है? तो प्रश्न संख्या 38 का है डी। देखिए इसमें दो कंडीशन होता है। इसमें कंडीशन पहला क्या है कि एक होता है कि नियर रिलेटिव और एक जिसके साथ ऑफिशियल डीलिंग हो या नॉन रिलेटिव। तो नॉन रिलेटिव से ग्रुप ए और ग्रुप बी कितना स्वीकार करेगा? 5,000। और ग्रुप सी और ग्रुप डी कितना स्वीकार करेगा? तो 2,000। लेकिन अगर यही होता कि नियर रिलेटिव से इनको लेना होता तो ये क्या लेते? तो 25,000 लेते दोस्तों ग्रुप ए, 15,000 लेते हमारे ग्रुप बी, ग्रुप सी लेते दोस्तों 7,500 और 1,000 लेते हमारे ग्रुप डी भाई। तो ऐसे डिलोकेशन होता। अगर आपको ज़्यादा कंडक्ट रूल के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पर कंडक्ट रूल का एक डिटेल्ड एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन वीडियो दिया गया है, आप उसे देख करके समझ सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सीधे दोस्तों 38 का आंसर होगा डी। प्रश्न संख्या 39 पर प्रश्न हमारा है दोस्तों कि प्रश्न है मेजर पेनल्टी लगाने का प्रस्ताव करते समय रेलवे कर्मचारी को आरोप पत्र जारी करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो मेजर पेनल्टी के लिए दोस्तों SF5, मेजर पेनल्टी के लिए SF5, इंक्वायरी ऑफिसर जो होता है दोस्तों उसके लिए होता है हमारा 7, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है दोस्तों वो सस्पेंशन के लिए होता है यानी निलंबन के लिए होता है, और जो SF11 होता है दोस्तों वो माइनर पेनल्टी के लिए होता है दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 40 पर, यानी व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट within which railway employees must prefer an appeal against the order imposing a penalty under the D&R rule, यानी D&R नियमों के तहत दंड लगाने के आदेश के विरुद्ध एक रेलवे कर्मचारी को कितने समय सीमा के भीतर प्रस्तुत अपील करनी चाहिए। तो प्रश्न संख्या हमारा 40 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी 45 डेज। प्रश्न संख्या अब हम चलते हैं 41 की तरफ, यानी इफ अ रेलवे एम्प्लॉय इज डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स व्हाट इज द इमीडिएट कंसिक्वेंस रिगार्डिंग देयर सर्विस स्टेटस, यानी एक रेलवे कर्मचारी को 48 घंटे से अधिक की अवधि की हिरासत में रखा जाता है तो उनकी सेवा की स्थिति के संबंध में तत्कालिक प्रमाण क्या होंगे। तो वो उनको विथ इमीडिएट इफेक्ट उनको डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा। कब? जब 48 घंटे की अवधि पूरी होगी तब। प्रश्न संख्या 41 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 42 होगा दोस्तों विच टाइप ऑफ मिसकंडक्ट इज स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड बाय द कंडक्ट रूल्स रिगार्डिंग रेलवे एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन इन पब्लिक क्रिटिसिज्म। तो उसमें पब्लिक क्रिटिसिज्म में क्या आता है दोस्तों? रेलवे कर्मचारी की सार्वजनिक आलोचना में भागीदारी के संबंध में
आचरण नियम द्वारा विशेष रूप से किस प्रकार के कदाचार को प्रतिबंधित किया गया है? प्राइवेट इंडिविजुअल लाइफ, इकोनॉमिक थ्योरीज, पब्लिक यूटेरेंस, राइटिंग अ एडिटर रिगार्डिंग लोकल ट्रैफिक इशू। प्रश्न संख्या हमारा 42 का आंसर होगा दोस्तों सी। सरकार की किसी भी वर्तमान हालिया नीति या कार्रवाई की आलोचना करने वाला कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करना है। एनपीएस को गलत नहीं बताना है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 43। If a railway employee engage in speculation in any stock, share or other investment, they are in violation of which the fundamental principle of the conduct rules। यानी यदि एक रेलवे कर्मचारी किसी स्टॉक या शेयर या अन्य निवेश में सट्टेबाजी स्पेकुलेशन कर रहा है तो आचरण नियमों के किस मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है? तो दोस्तों वो नौकरी नहीं कर रहा है, वो सट्टेबाजी कर रहा है, यानी रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट लेंडिंग एंड बोरोइंग। प्रश्न संख्या 43 का आंसर हो जाएगा दोस्तों टी। जो हमारा डॉरी दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है 13A में। कंडक्ट रूल 13A का नियम है। विवाह पर प्रतिबंध है दोस्तों, वो है मेंटेनेंस एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू ड्यूटी। जो डिवोशन टू ड्यूटी है दोस्तों ये हमारा जो जनरल रूल है दोस्तों वो उसमें किया गया है। और जो शादी की बात है दोस्तों वो है हमारा 21 में किया गया है। और जो हम लोग ये नियम पढ़ रहे हैं सट्टेबाजी का, ये है दोस्तों हमारा किसमें? कंडक्ट रूल 16 में ये दर्शाया गया है। कंडक्ट रूल से संबंधित बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे चैनल पर, 3 आप अच्छे तरह से देख करके समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 44 पढ़ते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ सबसिस्टेंस अलाउंस पेएबल टू अ सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय ड्यूरिंग फर्स्ट 90 डेज। यानी निलंबित रेलवे कर्मचारी को 90 दिनों के दौरान निर्वाह भत्ता यानी सबसिस्टेंस अलाउंस की दर क्या है? तो उसे मिलेगा दोस्तों 50% ऑफ बेसिक एंड डियरनेस अलाउंस ऑन द डेट ऑफ सस्पेंशन। तो उसके लिए वो क्या देगा? SF3 पर अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट एम्प्लॉय अपना सिग्नेचर करके देगा तो उसे कमेटी देगी। प्रश्न संख्या हमारा है 44 का आंसर होता है हमारा दोस्तों बी। इफ अ ग्रुप सी एम्प्लॉय imposed a penalty by the DRM whom the employee submit a review petition after the appeal has been rejected। ओके यदि रेल प्रबंधक DRM द्वारा एक ग्रुप सी कर्मचारी पर दंड लगाया जाता है, अपील खारिज हो जाती है तो पुनरीक्षण याचिका किसे प्रस्तुत करेगा? तो DRM को किया गया है। प्रश्न संख्या 45। तो DRM सुपर अथॉरिटी कौन है दोस्तों? GM है। तो वो लोग GM को रिव्यू के लिए डालेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 46 खत्म हो गया। प्रश्न 45, प्रश्न संख्या 46 पर चलते हैं कि यदि निलंबन के अधीन एक कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है तो निलंबन की अवधि को क्या माना जाएगा? तो निलंबन को अवधि को दोस्तों माना जाएगा कि वो ड्यूटी में नहीं है। The employee shall only be entitled to the subsistence allowance already received। अगर बर्खास्त कर दिया गया तो अगर निलंबन की अवधि को वापस ले लिया जाता बिना किसी दंड के तो उसे ऑन ड्यूटी मान लिया जाता। अगर निलंबन के अवधि के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती तो उसे ऑन ड्यूटी मान लिया जाता। प्रश्न संख्या हम लोग 47 पे चलते हैं। यानी मेडिकली डिकैटेगराइज्ड नॉन गजेटेड स्टाफ वेयर शुड द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन अटेम्प्टेड टू फाइंड अल्टरनेटिव पोस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। यानी चिकित्सीय वर्गीकृत मेडिकली डिकैटेगराइज्ड अराजपत्रित कर्मचारी के लिए रेलवे प्रशासन को समावेशन हेतु वैकल्पिक पद
खोजने का प्रयास करना चाहिए जो उसी समान पोस्ट के लिए हो, यानी या विद इन द सेम डिपार्टमेंट, उसी विभाग में उसी पद पर। प्रश्न संख्या क्या है? 47। तो 47 में गड़बड़ है, केवल उसी विभाग के भीतर, लेकिन किसी भी पोस्ट पर थोड़े ना देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा विद इन द यूनिट, डिवीजन, डिपार्टमेंट और अदर डिवीजन और डिपार्टमेंट इंश्योरिंग द पोस्ट इज सुटेबल फॉर देयर मेडिकल फिटनेस। हाँ, यूनिट, मंडल, विभाग या अन्य यूनिट विभाग के भीतर यह सुनिश्चित करते हुए कि पद उनकी चिकित्सा फिटनेस के लिए उपयुक्त हो, तो ही उनको एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए। हमारा प्रश्न संख्या दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं 48 पर, यानी व्हाट इज द पे फिक्सेशन प्रिंसिपल जनरली अप्लाइड टू मेडिकली डिकैटेगराइज्ड रनिंग स्टाफ लोको पायलट्स while they are kept supernumerary post awaiting absorption। प्रश्न संख्या 48 का हमारा आंसर होगा, यानी अभी दो हिंदी में पढ़ लेते हैं। चिकित्सीय रूप से अपवर्गीकृत रनिंग स्टाफ जैसे लोको पायलट पर समानता कौन सा वेतन निर्धारण सिद्धांत लागू होगा जब उन्हें समावेशन यानी ऑब्जर्प्शन की प्रतीक्षा में एक अधिसंख्य पद पर रखा जाता है? तो उनके दोस्तों प्रश्न संख्या 48 का आंसर सीधे डी पर, क्योंकि पे बेस्ड ऑन द लास्ट बेसिक प्लस एलिमेंट्स ऑफ रनिंग अलाउंस एज में बी इन फोर्स, यानी वेतन निर्धारण अंतिम मूल वेतन तथा लागू रनिंग भत्ते के वेतन तत्व के आधार पर उनका किया जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या हम लोग अब चलते हैं 49 पर, यानी इन द केस of death of railway employee which of the following is given the highest priority for consideration for compassionate ground appointment, यानी रेलवे कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए विचार है तो निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है? तो 4 लेवल पे काम करता है दोस्तों। पहला होता है वाइफ, यानी विडो और विडोअर वन ऑफ द वार्ड्स, ठीक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। दोस्तों सीजीए पर आप लोग कहेंगे तो एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर क्वेश्चन, हर पेपर में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आते ही रहता है। प्रश्न संख्या 50 पढ़ते हैं। हु इज द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू डिसाइड ऑन सीजीए केसेस दैट आर older than 25 years from the date of death incapacitation as revised instruction, यानी संशोधित निर्देशों के अनुसार मृत्यु अक्षमता की तारीख से 25 वर्ष से अधिक पुराने अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के मामलों में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? इसके लिए 50 का रेलवे बोर्ड जाएगा, क्योंकि इसमें जो नियम है हमारे दोस्तों कि पहले तो 5 साल के भीतर आपको सीजीए क्लेम करना है, लेकिन 5 से 20 साल के अंदर आप अगर क्लेम करते हैं तो उसकी जो अप्रूवल देगा वो हमारे डीआरएम देंगे। लेकिन किसी कारणवश आप नहीं करते हैं तो 20 से 25 साल के भीतर करते हैं दोस्तों, तो वो हमारे जीएम साहब देंगे। लेकिन 25 वर्षों के बाद आप करते हैं तो वो दोस्तों रेलवे बोर्ड जाएगा। लेकिन एक कंडीशन और होता है दोस्तों कि सीजीए देना अनिवार्य नहीं है, वो आपके फैमिली कंडीशन पर दिया जाता है, इसलिए ताकि जो हमारा रेल परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य गया है तो जो उसके परिवार जो आश्रित थे उस पर विपत्ति संकट न आए। अगर आपने 20 साल, 15 साल, 10 साल चला लिया, यानी आपको नौकरी की जरूरत नहीं है, इसके आधार पर प्रशासन आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है, तो इस बात का ध्यान दे। प्रश्न संख्या हम लोग अब 51 पर चलते हैं। 51 है हमारा दोस्तों, प्रश्न संख्या 51 है हमारा।
In the context of Indian Railway industrial relation, what does the acronym PNM stands for? यानी भारतीय रेलवे औद्योगिक संबंधों में पूर्ण रूप पीएनएम का अर्थ क्या है? पीएनएम मतलब परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरीज, यानी प्रश्न संख्या 51 का आंसर होगा दोस्तों सी। अगला चलते हैं दोस्तों, क्योंकि समय लेट हो रहा है, नहीं तो इसको मैं डिफाइन करता। पीएनएम पर हमारे वीडियोस बने हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पीएनएम मीटिंग एट जोनल लेवल? यानी प्रश्न संख्या 52 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, वंस इन 3 मंथ्स क्वार्टरली। अगर यही कहता जोनल पर 3 महीने, डिवीजन पर होगा दोस्तों हर 2 महीने में एक बार, ये होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एसबीएफ? एसबीएफ पर मेरा डिटेल्ड वीडियो एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। आपको एसबीएफ अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिए, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको 15 मदों की जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है उसको याद करने की जरूरत है। तो प्रश्न संख्या 53 हमारा है, भारतीय रेलवे में कर्मचारी कल्याण निधि यानी एसबीएफ का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 53 का ए, प्रोवाइडिंग वेलफेयर एंड सोशल बेनिफिट्स टू रेलवे एम्प्लॉय एंड देयर फैमिलीज बियॉन्ड रिक्वायरमेंट्स, यानी कर्मचारियों उनके परिवारों को वैधानिक आवश्यकताओं से परे कल्याण और सामाजिक लाभ प्रदान करना। प्रश्न संख्या हमारा 53 हो गया। 54 पढ़ते हैं। ये पेपर बहुत ही लेंदी है, इसमें बहुत ही लंबे लंबे प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 54 है, यानी हु इज द डेजिग्नेटेड चेयरमैन ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड कमिटी इन द डिविजनल लेवल? जो प्रेसिडेंट होते हैं दोस्तों, अगर डिवीजन पे है तो डीआरएम होगा, हेड क्वार्टर पर है, सॉरी डिवीजन पर है तो डीपीओ होंगे, और हेड क्वार्टर पर है तो वो दोस्तों सीपीओ होंगे। लेकिन जहां सेक्रेटरी की बात होगी, यानी सचिव की बात होगी, अध्यक्ष है ना दोस्तों, सीनियर डीपीओ यहाँ पर काम करेंगे। 54 का आंसर सी। अगर ये सेक्रेटरी की बात करता तो वेलफेयर इंस्पेक्टर होते, जो डीआरएम द्वारा अपॉइंटेड होते। प्रश्न संख्या 55 को हम लोग देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर अ ट्रेड यूनियन टू बी रजिस्टर्ड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926? तो दोस्तों 7 सदस्य जो पदाधिकारी के रूप में काम करेंगे। हाँ, आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या अगर पूछा है तो ये है, लेकिन जो इसमें ये भी एक कंडीशन है, जो उसके सब्सक्राइबर होंगे वो 100 मेंबर होते हैं या 10% होते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है सदस्य की बात होती है, सब्सक्राइबर की नहीं पूछा है। तो ये दोस्तों 7 होंगे, यानी 55 का आंसर होगा हमारा बी। 56 है हमारा दोस्तों, यानी कह रहा है कि एचओईआर के तहत रेल सेवकों के नियोजन को मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? यानी 56 का आंसर होगा दोस्तों 4, इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, ईआई और एक्सक्लूडेड। प्रश्न संख्या 57 पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। 57 है दोस्तों, व्हाट डज द लॉन्ग टर्म लॉन्ग ऑन ड्यूटी मीन फॉर कंटिन्यूअस वर्कर अंडर एचओईआर? यानी एचओईआर के तहत निरंतर यानी कंटिन्यूअस कर्मचारियों के लिए लॉन्ग ऑन ड्यूटी का शब्द का अर्थ क्या है? लॉन्ग ऑन मतलब होता है दोस्तों, 2 टर्म होता है। एक लॉन्ग ऑन ड्यूटी से संबंधित होता है। हम लोग का जो ड्यूटी है वो 4 प्रकार का बांटा गया है। एक जो हमारा इंटेंसिव है दोस्तों, उसकी ड्यूटी 6 घंटे होती है, तो उसकी लॉन्ग ऑन पीरियड 2 घंटा बढ़ा करके यानी 8 घंटे हो जाएगी। कंटिन्यूअस की जो दोस्तों होती है वो 8 घंटे होती है, तो वो बढ़ा करके 10 घंटे हो जाएगी।
शॉर्ट ऑफ का एक टर्म होता है, वो पीरियड ऑफ रेस्ट होता है दोस्तों। पीरियड ऑफ रेस्ट यानी जो एक इंटेंसिव है उसको 12 घंटा रेस्ट करना अनिवार्य है, जो कंटिन्यूअस है उसको 10 घंटा रेस्ट करना अनिवार्य है, जो इसेंशियल इंटरमीडिएट है दोस्तों उसको रेस्ट करना 8 घंटा अनिवार्य है। अगर इन ड्यूटी आवर से आप पहले उनको रेस्ट के बिना बुलाते हैं तो एक होता है ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस आपको देना पड़ेगा। यानी प्रश्न संख्या हमारा 57 का आंसर होगा दोस्तों, वो होगा बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा जो 58 आंसर क्वेश्चन है, यानी रेल सेवा कार्य घंटे विश्राम की अवधि को पूर्ण रात्रि के रूप में, यानी रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक। तो प्रश्न संख्या 58 का आंसर होगा डी। अब हम पढ़ते हैं 59। भारतीय रेल में यौन उत्पीड़न की लिखित शिकायत आईसीसी, आईसीसी होता है आईसीसी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, तो सी छूट गया है, के पास दर्ज कराने के लिए पीड़ित महिला के लिए अधिकतम अनुमेय समय सीमा क्या है? तो 3 महीने होती है, 3 मंथ ऑफ द डेट लास्ट इंसिडेंट का होता है। तो 59 का आंसर हो गया दोस्तों ए। अब हम लोग 60 पढ़ते हैं। आंतरिक समिति में कुछ संरचनाएं आवश्यक होनी चाहिए। ऐसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की कुल सदस्यता महिलाओं के सत्ता में न्यूनतम कितना प्रतिनिधित्व आवश्यक है? तो दोस्तों 60 का आंसर सी, एटलीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर, यानी आईसीसी में 50% महिलाओं को रहना अनिवार्य है, क्योंकि महिलाएं रहेंगी तो ही अपनी महिलाएं अपनी समस्याएं को अच्छी तरह से हैंडल कर सकती है। उनके साथ जो ये सारी चीज़ें वर्क प्लेस पर गलत काम होता है। तो प्रश्न संख्या 61 है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन सीपीआईओ of the Indian Railways to provide information if the request concern life of liberty of a person? तो ये दोस्तों 48 आवर्स। आरटीआई का फुल एक्सप्लेनेशन प्लस एमसीक्यू वीडियो बना हुआ है। अगर आप आरटीआई चैप्टर से कोई भी समस्या है तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक से लेकर जितने 31 नियम हैं, जितने भाग हैं, जितने शेड्यूल्स हैं, सबको सेक्शन वाइज और एमसीक्यू के साथ उसको क्लियर किया गया है। प्रश्न संख्या हमारा 62 है दोस्तों, वो है व्हाट इज द स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फी प्रिस्क्राइब फॉर फाइलिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 विथ अ सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी लाइक इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे केंद्रीय रिजर्व सॉरी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना के लिए अनुरोध दायर करने हेतु निर्धारित मानक आवेदन शुल्क क्या है? तो दोस्तों 10 रुपए। प्रश्न संख्या 62 का आंसर होगा बी। अगर आप पोवर्टी लाइन से पीछे हैं तो आपको 0 रुपीज, 1 भी रुपए शुल्क नहीं लगेगा। प्रश्न संख्या हमारा 63 है, यानी अगेंस्ट द एन ऑर्डर पास्ड बाय द कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल द अप्लाइज डायरेक्टली टू विच कोर्ट? तो हम लोग सीधे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, यानी द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट विद इन हुज जरिस्डिक्शन द कैट बेंच इज लोकेटेड। यानी अगर हमको कैट के ऑर्डर के खिलाफ अपील करना है तो हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं हाई कोर्ट में, लेकिन अगर हमको एसएलपी करना होगा, स्पेशल लीव पिटिशन, तो हम लोग सीधे वो कैट नहीं, सीधे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल कर सकते हैं। लेकिन कैट के ऑर्डर को चैलेंज करना होगा तो हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 64 पढ़ते हैं दोस्तों, लंबा है। निम्नलिखित में कौन सी रिट उच्च न्यायालयों के द्वारा प्रशासनिक प्राधिकारी जैसे रेलवे में अनुशासनिक प्राधिकारी, अर्ध न्यायिक निकाय जैसे कैट द्वारा पारित एक वैध या अवैध मनमाना आदेश को रद्द करने के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाती है? ये 4 प्रकार की रीट हम लोग जो पढ़ते हैं दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 32, तो उसमें हम लोगों को ये दिया गया है। तो जो मैंडमस है परमादेश ये जारी की जाती है।
कैंसिल करने के लिए। प्रश्न संख्या 65 पढ़ते हैं दोस्तों। किसी भी मामले या विषय सेवा मामलों में सहित किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण या सजा आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से ली गई है? तो ये दोस्तों 65 का आंसर होगा ए, यानी एसएलपी। एसएलपी की बात कर रहा है दोस्तों। तो ये 136 के तहत एसएलपी को फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों। तो सॉरी, स्पेशल लीव की अपील की बात की गई है दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारा 65 है। 66 अब आ गए। ई ऑफिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन नोट एंड येलो नोट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा येलो और ग्रीन किए रहता है ई ऑफिस। तो हम लोग इसको समझते हैं कि येलो नोट और ग्रीन नोट में अंतर क्या होता है। यानी प्रश्न संख्या 66 का आंसर हो जाएगा डी। ग्रीन नोट जो होता है दोस्तों परमानेंट होता है, और येलो क्या होता है दोस्तों? ड्राफ्ट और टेम्पोररी नोट होता है। प्रश्न संख्या 67 है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत एग्जॉस्टिव पेपर है, ये बहुत ही लेंदी पेपर है दोस्तों। हमारा है कि व्हाट डज द रेस स्टैंड्स फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन रेलवेज? जो तो रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज, ये रेस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ईएसएस जो होता है दोस्तों एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, तो रेस में आर हटा दिया गया है, वो ईएसएस हो जाता है। तो ईएसएस हमारा दोस्तों है वो क्या है? एचआरएम से संबंधित है। और रेस हमारा जो रेस एम्प्लॉय का जो जिसमें सारी चीज़ें दिखाती है, पे स्लिप और जो हमारा इनकम टैक्स रिलेटेड चीज़ें सारी शो करती है। 65 67 का आंसर हो गया था हमारा दोस्तों सी। 68 को देखते हैं हम लोग दोस्तों। अब आएगा व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सीपी ग्राम्स? यानी सीपी ग्राम्स का जो होता है पब्लिक ग्रीवांसेज रिड्रेसल, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांसेज रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। 69 का हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन कि विच नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स सीपी ग्राम्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि नोडल एजेंसी कौन है। तो प्रश्न संख्या 69 का हमारा होगा डी। DARP यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेज, DARPG ये देखभाल करती है। प्रश्न संख्या 70 को हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हु आर द एलिजिबल बेनिफिशियरी फॉर उम्मीद कार्ड? यानी उम्मीद कार्ड के लिए पात्र लाभार्थी कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों एम्प्लॉयज हो जाएगा, पेंशनर हो जाएगा एंड देयर डिपेंडेंट्स होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 71 की तरफ। हाउ इज द मनी वैल्यू ऑफ अ सरेंडर पोस्ट कैलकुलेटेड फॉर द वैकेंसीज बैक? ये तो अलग लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें होता है मीन पे, मीन पे प्लस डीए। मीन पे होता क्या है दोस्तों? तो जैसे किसी भी जो पे लेवल का जो बेसिक पे का पहला स्लैब और लास्ट स्लैब का जो एवरेज होता है दोस्तों, वो होता है डिवाइडेड बाय 2 होता है, वो होता है दोस्तों हमारा मीन पे। और मीन पे प्लस डीए जो होता है वो सरेंडर पोस्ट की जो मनी वैल्यू होती है वो होती है। और सरेंडर पोस्ट जब किया जाता है दोस्तों तो उसको 3 लेवल में बांटा जाता है। आगे बढ़ेंगे अभी क्योंकि समय नहीं है। 72 की बात करते हैं हम लोग। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बुक ऑफ सैंक्शन BOS इन इंडियन रेलवेज? यही सब कुछ है। 72 है दोस्तों बी। टू डॉक्यूमेंट द कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैंक्शन पोस्ट परमानेंट एंड टेम्पोररी इन अ यूनिट, इकाई में सभी स्वीकृत पदों और स्थायी की पूरी सूची का दस्तावेजीकरण।
बीओएस के आधार पर ही दोस्तों हमारा ईयरली जो एसबीएफ का जो फंड है वो 1 अप्रैल को जमा किया जाता है, 800 रुपये प्रत्येक के नाम पर। प्रश्न संख्या 31 है दोस्तों, इफ अ न्यू टेक्नोलॉजी यानी ट्रैक मशीन इज इंट्रोड्यूस्ड व्हाट शुड आइडली हैपन टू द यार्ड स्टिक ऑफ ट्रैकमैन। यानी 73 का हम लोग इसको पढ़ेंगे। इट शुड बी रिवाइज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मैनुअल स्टाफ, जब क्योंकि जब ट्रैक मशीन आ गई है तो उसकी संख्या और स्टाफ की कम करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मशीन जल्दी जल्दी वो काम को कर देगा। प्रश्न संख्या 674 है दोस्तों, हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्हाट इज जीरो बेस्ड रिव्यू ऑफ पोस्ट, यानी शून्य आधारित पदों की समीक्षा क्या है। यानी 74 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, जस्टिफाइंग एवरी पोस्ट फ्रॉम द स्क्रैच विदाउट कंसिडरिंग द प्रीवियस सैंक्शन, यानी पिछली स्वीकृतियों पर विचार किए बिना शून्य से प्रत्येक पद का औचित्य सिद्ध करना। ये है दोस्तों अकाउंटिंग वर्ड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ पिन पॉइंटिंग ऑफ पोस्ट रिफर्स टू, यानी पदों का पिन पॉइंटिंग प्रक्रिया का क्या तात्पर्य है। प्रश्न संख्या 75 का आंसर होगा दोस्तों, आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक फिजिकल लोकेशन और स्टेशन वेयर अ सैंक्शन पोस्ट इज यूटिलाइज्ड, यानी उस विशिष्ट भौतिक स्थान या स्टेशन की पहचान करना जहां स्वीकृत पदों का उपयोग किया जा रहा है, यानी पिन पॉइंटिंग की जा रही है। व्हाट इज द प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ सुपरनुमररी पोस्ट इन इंडियन रेलवेज। अधिसंख्य पद, भारतीय रेलवे में अधिसंख्य पद की प्राथमिकता भाषा क्या है। यानी 67 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, अ परमानेंट पोस्ट क्रिएटेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांस फॉर अ लिमिटेड पीरियड पर्सनल टू द ऑफिसर, यानी विशेष परिस्थितियों में सीमित अवधि के लिए बनाया गया स्थायी पद जो अधिकारी के लिए व्यक्तिगत होता है। यानी इस कंडीशन में जैसे मेडिकल डिकटराइज करना है किसी को और उसके लिए उसको सुटेबल पोस्ट नहीं मिल रहा है, तो उतने दिन उस कर्मचारी को तो वेटिंग फॉर ऑर्डर नहीं रखा जा सकता है, तो उतने दिनों के लिए लिमिटेड टाइम के लिए सुपरनुमररी पोस्ट क्रिएट करके और उस मेडिकली डिकटेगराइज पर्सन को वहां पर उसको एडजस्ट किया जाता है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या हम लोग 77 देखते हैं, डज अ मेडिकली डिकैटेगराइज्ड एम्प्लॉय वेटिंग फॉर अ स्पेशल सुपरनुमररी पोस्ट कंटिन्यू टू अर्न इंक्रीमेंट्स। बिल्कुल 77 का आंसर होगा दोस्तों यस, द पीरियड ऑफ काउंट्स एज ए ड्यूटी फॉर इंक्रीमेंट्स एंड पेंशन। हाँ, ये अवधि वेतन और वृद्धि के लिए पेंशन के लिए कर्तव्य ड्यूटी के रूप में गिनी जाती है। प्रश्न संख्या 78 है दोस्तों, वेन अ सरप्लस एम्प्लॉय इज रीडिप्लॉयड टू अ न्यू सीनियरिटी यूनिट इन द सेम ग्रेड व्हाट इज देयर सीनियरिटी पोजीशन जनरल। यानी जब किसी विशेष अधिशेष कर्मचारी को समान ग्रेड में नई वरिष्ठता इकाई में पुनर्वर्गित किया जाता है तो उसकी वरिष्ठता आमतौर पर क्या होती है, तो उसकी सीनियरिटी बिल्कुल 0 हो जाती है। 78 का आंसर होगा दोस्तों बी, दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द सीनियरिटी, उन्हें वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाता है, यानी सीनियरिटी उनकी नहीं के बराबर यानी 0 हो जाती है। 79, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ प्लान हेड 65 इन इंडियन रेलवे वर्क्स प्रोग्राम। यानी भारतीय रेलवे कार्यक्रमों में योजना शीर्ष 65 का प्राथमिक ध्यान क्या है, तो 79 का आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी, स्टाफ वेलफेयर वर्क्स एंड एनेमिटीज। प्रश्न संख्या हमारा 80 है दोस्तों, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग अंडर द एक्ट अप्रेंटिस 1961। तो इसका आंसर यानी प्लस एक्ट अप्रेंटिस 1961 के तहत ट्रेनिंग के समय एक एक्ट अप्रेंटिस का लीगल स्टेटस क्या होता है दोस्तों। तो इसका होता है दोस्तों, दे आर नॉट एम्प्लॉयज बट बाउंड बाई ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रेनिंग, वे कर्मचारी होते नहीं हैं लेकिन प्रशिक्षण के अनुबंध से वो बंधे रहते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 80 का आंसर, अब हम लोग 80 का आंसर होगा दोस्तों
बी। अब हम लोग पढ़ते हैं 81 को। बहुत ही लंबा प्रश्न है दोस्तों, कोई बात नहीं, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैनन्स ऑफ फिनेंशियल प्रॉपर्टीज। जो ओएस का पेपर होता है ना दोस्तों, जो भी हम लोगों का फ्यूचर में जो अकाउंट्स पेपर क्वेश्चन आने वाला रहता है, वो इसको क्लियर कर देता है। इसलिए ओएस का पेपर हमेशा पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो 4200 वेलफेयर का है, 4200 ओएस का है। वर्क पीर लेवल है, समान है, रैंकिंग है, वर्क प्रेशर है, तो सारी चीज़ें और उसी के लेवल की है, तो उससे रिलेटेड ही सारी चीज़ें ये आती रहती है। एक्स्ट्रा केवल ये फिनेंशियल वाली चीज़ें एक्स्ट्रा रहती है। तो हम लोग देखते हैं 81 का प्रश्न, यानी निम्नलिखित में कौन सा वित्तीय औचित्य का सिद्धांत हैं। ठीक है। प्रथम दृष्टया उस अवसर की मांग अधिक होना चाहिए। प्रत्येक सरकारी सेवक को सार्वजनिक से किए गए, यही होगा। जो सामान्य सेवक के विवेक वाला व्यक्ति अपने स्वयं धन के व्यय के संबंध में बरतता है। किसी भी प्रधारी को व्यय की स्वीकृति देने से पहले अपनी शक्तियों का उपयोग आदेश पारित करने के लिए नहीं करना। जो प्रत्यक्ष, हाँ ठीक है, बिल्कुल, ये 2 और 3 इसमें सही हो सकता है। 81 का बी बिल्कुल है दोस्तों, ये 2 और 3 सही होगा। यानी कोई भी धन अपने लाभ के लिए नहीं यूज करना है, और जब भी आप व्यय कर रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक मनी है। ये फिनेंशियल कैनन्स ऑफ फिनेंशियल प्रॉपर्टी, यानी जो वित्तीय औचित्य का सिद्धांत है, उसका आंसर होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 82 है हमारा कि विच ऑफ द टेंडर इज जनरली इनवाइटेड फॉर स्टैंडर्ड हाई वैल्यू आइटम्स वेयर कंपटीशन इज डिजायर्ड, यानी मानक उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के लिए किस प्रकार की निविदा आमतौर पर आमंत्रित की जाती है जहां व्यापक प्रतिस्पर्धा वांछित होती है दोस्तों। तो 82 का आंसर होगा दोस्तों ओपन टेंडर। इसीलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर कंपटीशन हो, और जिस जो टेंडर बिडिंग जो कर रहा है उसको बेस्ट वैल्यू पर अच्छी चीजें उनको मिल जाए। प्रश्न संख्या 83 है दोस्तों, व्हाट इज द क्रूशियल इनिशियल स्टेप इन द स्टोर प्रोक्यूरमेंट साइकिल फॉर नॉन स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम्स एंड नॉन स्टॉक आइटम्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइटम इन स्टोर। अलग अलग डेड स्टॉक वो अलग अलग होता है। तो 83 हम लोग पढ़ेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अ रिसिप्ट ऑफ वैलिड इंडेंट्स फ्रॉम द यूजर डिपार्टमेंट। देखिए, स्टॉक आइटम होता है जो आपको स्टॉक आइटम होता है, उसको आप लंबे समय के लिए रख सकते हैं, उसको आपको रखना अनिवार्य होता है। लेकिन नॉन स्टॉक आइटम होता है वो जरूरत के समय ही लिया जाता है, इसलिए उसको वैलिड इंडेंट रिसिप्ट देना पड़ता है। प्रश्न संख्या 84 है हमारा दोस्तों कि व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द यूनिफाइड पेंशन एंड द एनपीएस इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। यानी प्रश्न संख्या 84 का आंसर होगा दोस्तों हमारा यूपीएस इज अ डिफाइंड बेनिफिट स्कीम बट एनपीएस इज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम। ओके, प्रश्न संख्या 84 का आंसर डी। यूपीएस इज मैंडेटरी बट वाइल एनपीएस इज ऑप्शनल, नहीं, दोनों मैंडेटरी है। यूपीएस फुली गवर्नमेंट फंडेड वाइल एनपीएस इज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, नहीं, दोनों में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और दोनों में सरकार कंट्रीब्यूशन रहता है। यूपीएस हैज ए हायर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रेट देन एनपीएस, नहीं, यूपीएस में सरकार की ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। आप लोग कहेंगे कि आप डी कैसे कर दिए, क्योंकि वो दिख रहा है एक नज़र में। 85 for a central government employees with 25 or more years of qualifying service under the UPS, what percentage of average basic pay of the last 12 months is assured as the pension payout। यानी यूपीएस के तहत 25 या उससे अधिक वर्षों की
अर्हक सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए पिछले 12 महीने के औसत मूल वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में स्वीकृत किया जाएगा? तो दोस्तों 50% स्वीकृत किया जाएगा, क्योंकि इसी की लड़ाई थी पेंशन, लेकिन इन्होंने हमारा पैसा खा जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 86 को चलते हैं। हाउ ऑफन कॉन अ रेलवे सर्वेंट encash maximum 10 days of LAP while in service and what is the maximum limit of such encashment during the leave? एक सेवा के दौरान रेल कर्मचारी अधिकतम 10 दिनों के LAP का नकदीकरण कितने बार कर सकता है और पूरे करियर में कितनी अधिकतम सीमा होती है? तो 6 बार करेंगे और टोटल 60 दिन, वंस इन ईयर ऑफ 2 ब्लॉक्स। तो होंगे ये प्रश्न 86 का आंसर होगा हमारा सी, कि 2 साल की अवधि में एक बार अधिकतम 60 दिन पूरे सर्विस के दौरान और एक बार में अधिकतम 10 दिन होगा। ये नियम है और इसमें हमारा क्या मिलता है दोस्तों? 10 दिन का बेसिक और जो डीए के बराबर जो वैल्यू होती है वो हमें पैसा इसके बारे में मिलता है। 86 का आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा सी। अगला प्रश्न 87 की तरफ चलते हैं, यानी फॉर द पर्पस ऑफ इनकैशमेंट ऑफ LAP वाइल इन सर्विस व्हाट इज द स्पेशल एग्जेम्पशन ग्रांटेड टू रनिंग लोको पायलट स्टाफ? तो उनको पास से संबंधित जो यात्राएं हैं उन पर छूट मिलती है, यानी 87 का आंसर होगा बी। दे आर exempted फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ अवेलिंग passes PTO फॉर द पर्पस ऑफ इनकैशमेंट। इनको ये छूट मिलती है जबकि और किसी को नहीं मिलती है। 88 का आंसर होगा व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ होल्डिंग पेंशन अदालत ऑन इंडियन रेलवे? पेंशन अदालत दोस्तों हर 15 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। ये पेंशन अदालत का आता है, लेकिन यहाँ इसने मोटिव पूछ दिया क्योंकि ये 4200 लेवल का क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 88 को हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड द ऑन स्पॉट रिजोल्यूशन ऑफ अनरिजॉल्व्ड एंड क्रोनिक पेंशन रिलेटेड ग्रीवांसेज ऑफ रिटायरीज, यानी सेवानिवृत्त लोगों की अनसुलझी और पुरानी पेंशन संबंधित शिकायतों पर मौके पर ही समाधान प्रदान करना होता है। प्रश्न संख्या हमारा दोस्तों 89 है, यानी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग रिटायरमेंट ग्रेजुएटी व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ क्वालिफाइंग सर्विस दैट इज टेकन इनटू अकाउंट? तो दोस्तों ये होता है मैक्सिमम 33 ईयर्स की काउंट होती है, जिसको हाफ करके काउंट किया जाता है, यानी 6 महीने को बेस माना जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या हमारा 90 है दोस्तों। एज पर द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर फैमिली पेंशन हुई द फर्स्ट एलिजिबल रिसिपेंट, यानी पारिवारिक पेंशन के लिए वरीयता क्रम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के अनुसार पहला पात्र कौन है? तो दोस्तों ये होता है 90 का आंसर डी, लीगली वेडेड हस्बैंड और वाइफ, कानूनी रूप से विवाहित या अविवाहित पत्नी या पति, विवाहित पति या पत्नी। वाइफ और हस्बैंड फर्स्ट प्रायोरिटी में आते हैं। A last pay LPC is essentially required for a railway employees in case of, रेलवे कर्मचारी के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से किस मामले में आवश्यक है? कैजुअल लीव, इंटर रेलवे डिविजनल ट्रांसफर, प्रिविलेज पास, प्रमोशन विद इन द सेम ऑफिस। तो 91 का आंसर होगा दोस्तों हमारा बी, इंटर रेलवे इंटर डिविजनल ट्रांसफर। जो भी ट्रांसफर होता है उसमें हम लोग ये एलपीसी की रिक्वायरमेंट होती है। प्रश्न संख्या हमारा 92 है। विच डिपार्टमेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल चेक एंड पासिंग ऑफ पे बिल्स बिफोर द वेजेस आर डिसबर्स टू द रेलवे एम्प्लॉय, यानी रेलवे कर्मचारियों को वेतन वितरित करने से पहले वेतन बिल के आंतरिक जांच के और पास के लिए मुख्य रूप से कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है? तो 92 का आंसर होता है दोस्तों डी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। यहीं से वेट होकर के सैलरी हमें डिसबर्स होती है। यानी व्हाट इज द स्टैंडर्ड परसेंटेज रेट
of house rent allowance for railway employee posted in X cities once dearness allowance cross 50। हाँ, ये मैंडेट करना इसे जरूरी था। एक शहर में श्रेणी में तैनात रेलवे कर्मचारियों के लिए मकान किराया की मानक प्रतिशत दर क्या है, जबकि महंगाई भत्ता 50% को पार कर जाता है? तो इसे एक सिटी में इसको 30% करना पड़ेगा। शुरू में 27% था, लेकिन 25% पर 1% बढ़ाया गया और 8 को 9 किया गया था। तो 9, पहले 8 था, फिर 16 था, फिर 27 था, 24 था, फिर 9 हुआ, 18 हुआ और 27 हुआ। जैसे 50 हुआ तो 10 हो गया और 20 हो गया और 30 हो गया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी। अंडर विच कंडीशन इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉट एडमिसेबल टू रेलवे एम्प्लॉयज, यानी किस स्थिति में रेलवे कर्मचारी को परिवहन भत्ता नहीं दिया जाता है? 94 का आंसर हो दोस्तों हमारा ड्यूरिंग द कैलेंडर मंथ्स होली कवर्ड बाय लीव। अगर आप एक भी दिन ड्यूटी नहीं करेंगे उस महीने में तो आपको नहीं मिलेगा। तो क्या होगा? तो आप या तो छुट्टी पर रहेंगे या एब्सेंट रहेंगे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 95 हमारा है दोस्तों, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस इज जनरली प्रोवाइडेड अप टू विच क्लास डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ अ रेलवे एम्प्लॉयज। तो दोस्तों 95 का आंसर होगा डी, 12वीं तक दिया जाता है। प्रश्न संख्या हमारा 96 है, अ रेलवे एम्प्लॉयज एलिजिबल टू ड्रा 100% फुल रेट ऑफ डेली अलाउंस ऑन टूर इफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर एक्सीड्स विच ड्यूरेशन। तो इसमें होता है दोस्तों कि अगर 12 घंटा से अधिक हैं तो 100% मिलेगा, 12 घंटा से कम और 6 घंटा से अधिक हैं तो आपको 70% मिलेगा, और 6 घंटा से अगर कम है दोस्तों तो ये 30% मिलता है। ये 3 कंडीशन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 97, अ टेम्पोररी एडवांस फ्रॉम प्रोविडेंट फंड शैल नॉट बी सैंक्शन ड्यूरिंग विच पीरियड बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ सब्सक्राइबर, यानी ग्राहक की सेवानिवृत्ति से पहले किस अवधि के दौरान भविष्य निधि अग्रिम स्वीकृति नहीं किया जाएगा। यानी प्रश्न 97 का आंसर होगा दोस्तों हमारा इसमें बी, लास्ट 3 मंथ ऑफ सर्विस, यानी अंतिम सेवा के अंतिम 3 महीने तक अस्थायी अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 98 का, व्हेन द ऑपरेटिंग रेशियो इन द रेलवे बजट इज की इंडिकेटर ऑफ फिनेंशियल परफॉर्मेंस, व्हाट डज अ लोअर ऑपरेटिंग रेशियो जनरली इंडिकेट्स, यानी रेलवे बजट में परिचालन अनुपात ऑपरेटिंग रेशियो वित्तीय प्रदर्शन का एक प्रमुख संकेतक है। निम्न परिचालन अनुपात आमतौर पर क्या दर्शाता है? 98 का हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा हायर एक्सपेंडिचर पर 100 रुपीज ऑफ अर्निंग्स। Which of the following statement is correct regarding charge expenditure in the railway budget, यानी रेलवे बजट में प्रभारित व्यय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो हमारा 99 का आंसर होगा दोस्तों, इट कैन बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट बट इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी इस पर संसद में चर्चा हो सकती है लेकिन यह संसद के मतदान का अधीन नहीं है दोस्तों, ये इस पर वोटिंग नहीं होती है। 100 है दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट स्कीम इन द इंडियन रेलवेज। अभी मैंने इस बात को कहा था कि 100 का आंसर क्या होगा। तो 100 का आंसर होगा दोस्तों, पहला देखते हैं, टू ग्रांट एम्प्लॉयमेंट एज ए मैटर ऑफ राइट, मैंने राइट नहीं होता है दोस्तों, ये वाला ये राइट नहीं होता है, सीधे ये देना। टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ, ये होता है दोस्तों। टू द फैमिली फेसिंग डिस्टिट्यूशन, ये विपन्नता का सामना कर रहे परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता प्राप्त करना, क्योंकि उसका तो एक अर्निंग मेंबर चला गया, अगर उसे जॉब नहीं दिया जाएगा तो वो रोड पे आ जाएगा, और ऐसा होगा तो रेल परिवार के लिए एक ऐसा होगा कि हम जीवन भर काम किए रेल और मर गए तो हमारे परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। अब सीधे चलते हैं हम लोग
राजभाषा की तरफ। हु डज द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा समिति सबमिट इट्स रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन टू आफ्टर इंस्पेक्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ हिंदी इम्प्लीमेंटेशन इन द एस्टेब्लिशमेंट लाइक रेलवे जोन। यानी संसदीय राजभाषा समिति रेलवे जोन जैसे प्रतिष्ठानों में हिंदी कार्यान्वयन का की प्रगति का निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट राजभाषा समिति किसे प्रस्तुत करती है? तो वो अपनी रिपोर्ट दोस्तों राष्ट्रपति को सौंपती है। कमलापति गोल्ड मेडल इज कन्फर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर डूइंग कमेंडेबल वर्क इन हिंदी टू विच लेवल ऑफ ऑफिसर? तो इसका आंसर होगा दोस्तों जो जीएम लेवल के ऑफिसर होते हैं उनको दिया जाता है। प्रश्न संख्या 103 है कि राजभाषा नियम के अनुसार क क्षेत्र के किसी रेलवे कार्यालय से ख क्षेत्र के रेलवे कार्यालय को हिंदी में प्राप्त होता है तो उसको किस भाषा में दिया जाएगा? तो ख क्षेत्र है तो उसे दिया जाएगा दोस्तों 103 का आंसर होगा डी, हिंदी में ही दिया जाएगा। सी होता तो उसे देखा जाता कि या तो हिंदी में जाएगा तो इंग्लिश में दिया जाता। What is the primary role of subcommittee of the Parliament official language during inspection of zonal railway offices? यानी प्रश्न संख्या हमारा 104 होगा। यानी आंचलिक रेलवे कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की उप समिति की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? यानी प्रश्न संख्या 104 का होगा कि रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ हिंदी यूजेज एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। यानी हिंदी के उपयोग की प्रगति की समीक्षा करना और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुधारात्मक सुझाव देना। प्रश्न संख्या 105 है दोस्तों, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज रिक्वायर्ड फॉर डिस्प्लेइंग ट्रेन नेम बोर्ड्स एंड रिजर्वेशन चार्ट्स एट मेजर रेलवे स्टेशन इन रीजन बी? जैसे अहमदाबाद और पुणे। यानी ख क्षेत्र उदाहरणार्थ अहमदाबाद पुणे के प्रमुख स्टेशनों पर नाम बोर्ड और अक्षर चार्ट प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक भाषा क्या है? तो पहले होगा रीजनल, उसके बाद हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी। 105 का आंसर होगा दोस्तों बी। प्रश्न संख्या हम लोग 6 देखते हैं दोस्तों। इन द हिंदी टीचिंग स्कीम व्हाट इज द नेम level of examination equivalent to the matriculation standard that a central government employee can clear? यानी हिंदी शिक्षण योजना में परीक्षा का नाम क्या है जो मैट्रिकुलेशन नाम मानक के बराबर है जिसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी उत्तीर्ण कर सकता है? प्रश्न संख्या 106 का आंसर होगा दोस्तों हमारा बी, प्रज्ञा। अगला है दोस्तों 107, ऑफिशियल लैंग्वेज वीक फोर्टनाइट यानी राजभाषा सप्ताह पखवाड़ा इज ऑब्जर्व्ड एनुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्लूडिंग इंडियन रेलवे टू प्रमोट हिंदी व्हेन इज द पीरियड जनरली ऑब्जर्व? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल सहित केंद्रीय कार्यालयों में प्रतिवर्ष राजभाषा पखवाड़ा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है हमारा सितंबर में, 14 सितंबर से 28 सितंबर तक, क्योंकि 14 सितंबर को हमारी राजभाषा हिंदी लागू की गई थी। उसी के उपलक्ष्य में ये 14 दिनों तक कार्यक्रम चलता है दोस्तों। प्रश्न संख्या अब 108 को दोस्तों हैं, व्हाट इज द प्रेस्क्राइब्ड फ्रीक्वेंसी फॉर होल्डिंग द मीटिंग्स ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी ओलिक एट द जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट लेवल? यानी आंतरिक रेलवे उत्पादन इकाइयों स्तरों पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति राकास की बैठकें आयोजित करने के लिए निर्धारित अवधि क्या है? तो ओलिक दोस्तों होता है ये ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी, वंस एवरी क्वार्टर यानी 3 महीने पर ये एक बार होता है दोस्तों। और 109, अकॉर्डिंग टू राजभाषा रूल 1976 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरी फॉल ऑन द सी? तो ये दोस्तों हमारा हो गया तमिलनाडु, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं,
which specific article of the Constitution of India provides the establishment of Committee of Parliament on Official Language, यानी भारत के संविधान का कौन सा विशिष्ट अनुच्छेद राजभाषा पर संसदीय समिति की स्थापना का प्रावधान करता है। संसदीय समिति दोस्तों होता है ये 110 का आंसर सी 344। हो, धन्यवाद दोस्तों, बहुत लंबा रहा, 1.5 घंटे 1.25 घंटे का ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, कोई कमियां रह गई तो सुझाव आप दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।